नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हमारे मदरलैंड पोस्ट के इस खास इंटरव्यू सीज़न में एक बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। किसान आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे मनवीर भाटी जी हमारे साथ हैं। मनवीर भाटी जी, आपका हमारे इस इंटरव्यू कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मनवीर भाटी जी, लोगों को मैं आपका परिचय किस तरह दूं? किसान नेता के तौर पर दूं या अन्ना हज़ारे के आंदोलन में सम्मिलित एक आंदोलनकारी के रूप में दूं, या अब जनता के नेता, जन नेता यानी राजनीति दल के नेता के रूप में दूं? क्योंकि अभी अभी आपने भाजपा ज्वाइन किया है। देखिए, वैसे तो मैं एक पीड़ित व्यक्ति हूँ और एक पीड़ित व्यक्ति जब होता है वो पीड़ित ही फिर आंदोलनकारी भी बनता है और फिर जन का नेता भी बन जाता है। पीड़ित किस तरह से है? पीड़ित इस तरह से हैं कि जब हमारे किसान, वो किसान जो धरती का सीना चीर के तपती धूप में पूरी दुनिया का पेट पालता है, जब वो अपनी थोड़ी सी मुट्ठी भर ज़मीन के लिए आवाज़ उठाता है या अपनी कीमत मांगता है तो उसको उसकी कीमत के बजाय उसका अपमान किया जाता है, कोई खालिस्तानी करके करता है। हमारे यहाँ भी यही हुआ। तो जब उनकी पीड़ा है, मैं भी किसान परिवार से हूँ, मेरे भी पिताजी किसान थे, मैंने भी किसानी की है। हमारी ज़मीन चली गई, छिन गई, ज़बरदस्ती अधिकारियों ने छीन ली। तो हम अपनी ज़मीन के टुकड़ा के लिए आवाज़ उठाते तो कोई नहीं सुनता है, तो जब कोई किसी की नहीं सुनता है तो वो पीड़ा मुझे महसूस होती है, उस हिसाब से पीड़ित। लेकिन मनवीर भाटी जी, जनता आपको अभी किस तरह से जाने, किस परिचय से जाने आपको? जनता हम लोग एक आंदोलनकारी के रूप में मुझे जानती है। और अभी चूँकि मौजूदा जो सरकार है, इस सरकार ने हमारे जो पूर्व के संघर्ष के दौरान यहाँ के किसान और नौजवानों ने, भूमिहीनों ने जो संघर्ष किया, पूर्व की माननीय बहन जी की सरकार के दौरान हमारी बातें सुनी गई, मानी गई और जो समझौते हुए, पिछली सरकार जो समाजवादी की सरकार थी उसमें हम उन समझौतों को लागू कराने के लिए 5 साल लड़ते रहे। इस सरकार में उनको बचाने के लिए लड़ते रहे, ये उल्टा उनको ख़त्म करने पे लग गए, मानने के बजाय। तो अब ऐसी मजबूरी हो गई कि जब हमारे 10% का एक समझौता हुआ था 50 गाँव का, उस टाइम पे जब ये अधिग्रहण रद्द हो रहे थे, 64% मुआवजा देने का समझौता हुआ था, हमारे घर एक बार हो गए थे, उनको वापस करने का फैसला हुआ था। वो पॉलिसियाँ बनी हुई हैं बाकायदा। तो अभी जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारी हमसे क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं कि 3 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ सारे अधिकारी मौजूद थे, सारे जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने इस बात की सहमति बना दी कि ये 10% जो है नहीं दिया जाएगा। तो फिर हु आर यू एंड मी? तो हमने उनसे यही कहा कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे वहाँ पे वो भी थे, हमारे पंकज सिंह जी की ज़मीन नहीं गई है, ना ही उनके फादर की ज़मीन गई, उनके साथ समझौता नहीं हुआ है। जो हमारे दादरी के प्रत्याशी जी हैं, हमारे जो विधायक हैं, हमारे तेजपाल मास्टर जी, उनकी भी ज़मीन नहीं गई, ना उन्हीं के साथ समझौता हुआ, ना ही धीरेन्द्र ठाकुर जी की ज़मीन गई, ना ही हमारे डॉक्टर महेश शर्मा की ज़मीन गई। ज़मीन गई इस क्षेत्र के किसान की, और उस किसान की ज़मीन जाने के बाद समझौता उस किसान के साथ हुआ। तो किसान से पूछना चाहिए। तो हमसे पूछते हु आर यू, तो तुम कौन हो? तो हमारी मजबूरी हो गई, जहाँ भी नेताओं के पास जाते हैं कि यार तू कौन है, बार बार इसी बात को लिए पड़ा है, बार बार इसी बात कहता है कौन? कोई और बायर्स जो जाते हैं। मनवीर भाटी मजबूर हैं राजनीति में अपनी सरजमी तलाशने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। बिल्कुल, हमारे बायर्स लोग जाते हैं तो उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि हु आर यू। अच्छा, आप किसान आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे, कृषि बिल को लेकर के आपकी कौन कौन सी शिकायत है? देखिए, कृषि बिल जो तैयार किया गया वो पूरी तरह से किसानों के लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट मित्रों के लिए बनाया गया। ऐसा पहली बार हम देखने को मिल रहा है कि वेयर हाउस पहले बन गए, बिल बाद में आया। सबसे बड़ा शंका इस बात की है कि कोविड में अगर हिंदुस्तान को बचाया तो किसान ने बचाया, कृषि हमारा जीडीपी बचाए रखी, और पूरी दुनिया का और देश का पेट भी किसान ही पाल रहा है। जितना ही मोदी जी कहते रहते हैं कि डिजिटल इंडिया, हिंदुस्तान कितना ही डिजिटल हो जाए, गूगल से रोटी कभी डाउनलोड नहीं होगी, उसको किसान ही उगाएगा। सही बात है, गूगल से रोटी डाउनलोड नहीं हो सकती है। लेकिन 11 दौर की वार्ता हुई मानवीर जी, इसके बाद भी जो बीच का रास्ता है वो निकला नहीं। क्या लगता है आपको? बीच के रास्ते का सवाल ही नहीं बनता ना।
अगर कोई बिल गलत है तो उसको वापस लो। अच्छा एक बात बताइए, हमारे यहाँ बिल में आपको तीनों बिल गलत लगता है? देखिए, अगर आप मेरे से हमसे कई बारी बात की जाती है, उसको बिल के क्या है, आप जमाखोरी के क्या मानते हैं? हिंदुस्तान में जमाखोरी को पाप माना जाता है। लेकिन सरकार तो कह रही है इस बिल के आने से जमाखोरी खत्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म हो जाएगी जब सरकार ने जमाखोरी को छूट दे दी, और इतनी दे दी कि जैसे अगर किसी का गेहूँ जमाखोरी करेगा कौन? किसान जो 6 महीने इंतज़ार करता रहता है इधर-उधर से कर्ज़ लेके कि अपनी फसल को उगा के अपनी बेटी की शादी करूँ, बच्चों की फ़ीस भरूँ, वो जमाखोरी करेगा, वो जमा करेगा? वो नहीं कर सकता, वो तो वेट करता है। जमा कौन करेगा? जो पूंजीपति लोग हैं। हम ये कह रहे हैं कि भई आप एमएसपी पे कानून बना दो, उसको लीगली वैधानिक रूप से बना दो। आप 100 बोरी किसान के हुए, 20 बोरी सरकार जिस रेट पे खरीद रही है, तो 80 बोरी जो बाहर खड़ा सेठ खरीदेगा, वो सरकार की रेट पे खरीदे, इसमें दिक्कत क्या है सरकार को? भाई सरकार ये कह दे कि जितने रेट पे हम दे रहे हैं, जो रेट हम दे रहे हैं, उससे नीचे कोई देगा तो वो कानूनी अपराध होगा। तो आप बताइए, वो मना कर रहे हैं तो इसका मतलब वो किसके लिए? लेकिन ये सरकार ने तो ये भी कहा है कि किसान अपनी ओर से स्वतंत्र है किसान, वो किसी भी रेट में बेचने के लिए। बेचेगा कैसे? ऐसे कैसे बेच जाएगा? अरे जब आप अपनी जो सरकारी रेट है, उसको तो आप लीगल कारण कर नहीं रहे हैं, तो उससे ऊपर कैसे बिकेगा आप मुझे बताओ? आप बताओ ना, जो सेठ हैं वो ज़्यादा कीमत देंगे या कम कीमत पर खरीदेंगे? वो ऐसा तो नहीं है कि देश के किसान को संपन्न करने के लिए खरीदेंगे, वो तो अपने व्यापार के लिए आए हैं ना। हम इतना कह रहे हैं कि आप जिस रेट पे खरीद रहे हैं, जो एमएसपी का आप कानून, और वो भी न्यूनतम मांग रहे हैं। ये दुनिया का पहला उत्पादन व्यक्ति है, एक फैक्ट्री का मालिक जो उत्पादन करता है अपनी वस्तु को। मानिए आप जो आलू से चिप्स बनाता है ना, वो अपनी कीमत तय करता है, खुद तय करता है। जो गेहूँ से दलिया बनाता है, दलिया बनाने वाला अपनी कीमत तय कर सकता है, लेकिन जो गेहूँ उगाने वाला है, जो आलू उगाने, वो नहीं कर सकता। फिर चलो सरकार कर रही है, तो सरकार भी न्यूनतम दर पे कर रही है, और हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार न्यूनतम दर पे कर रही है, उसी न्यूनतम दर से नीचे कोई खरीदा बाहर, तो वो कानूनी अपराध हो। इसमें सरकार को दिक्कत क्या है? अभी आपने कहा कि ये जो बिल है ये कॉरपोरेट जगत के लोगों के अनुसार बनाई गई है। कैसे? बिल्कुल बनाई गई है। जब अगर आप ये कानून को एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं दे रहे हैं, कानून नहीं बना रहे हैं, आप तो खर्च करोगे एक कीमत, और दूसरे वाले को वही कीमत पे कानूनी बनाओगे, तो किसके लिए फ़ायदा देख रहे हैं? उन्हीं के लिए फ़ायदा है ना। उनको चिंता किसकी है? मतलब जनता के पैसा से आप गेहूँ खरीद सकते हो, वो रेट पे खरीद सकते हो, लेकिन जो बाहर आपका मित्र सेठ खड़ा है, वो अपनी मर्ज़ी से खरीद ले। ऐसा क्यों है? तो किसकी चिंता हुई? उस सेठ की ना, जो बाहर खड़ा है। किसान की कहाँ हुई? किसान की अगर चिंता होती तो वो कहती सरकार कि जिस रेट पे हम खरीद रहे हैं, उससे नीचे कोई खरीदेगा तो कानूनी अपराध होगा, तो किसान की चिंता झलकती। चूँकि आप किसान नेता भी रहे हैं, तो लखीमपुर खीरी में जो अभी घटना घटी, वो काफ़ी बर्बरता के साथ जीप से किसानों को रौंदा गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो घटना नहीं थी, वो सरेआम हत्या थी। ऐसा तो गुलाम भारत में भी नहीं होता था। अंग्रेज़ों के टाइम पे भी जब आंदोलन करते थे, तो इस तरह से जीप से नहीं कुचला जाता था। आज हमारी आज़ादी है, लोकतंत्र है, और वो भी चुनाव कह के मंत्री 3 दिन पहले कह रहे हैं कि मैं मंत्री और विधायक से पहले क्या था। वो सीधा धमकी दे रहे थे कि उससे पहले मैं क्या था, वो उन्होंने 2 दिन बाद करके दिखा दिया। तो कृषि प्रधान देश में किसान को नहीं कुचला, इस देश की आत्मा को कुचला है। आप किस पे आरोप लगा रहे हैं इसका? बीजेपी, पूरी तरह से बीजेपी सरकार। कि बीजेपी सरकार, वहाँ के जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री जिसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की है, वो उल्टा जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रदेश का किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, उसकी बात सुनने के बजाय उनको सीधे चेतावनी दे के जीप से ऐसे रौंद दिया गया। गाड़ी में कौन था? गाड़ी में मंत्री, उनके जो है बेटे, और जो भी उनके जो कार्यकर्ता हैं वो हैं, उन्हीं गाड़ी, उन्हीं के लेकिन नाम से मंत्री और उनके जो बेटे हैं वो साफ साफ कह रहे हैं हमारे पास साक्ष्य है, गाड़ी में हमारा बेटा नहीं था। देखिए, वो बचाएंगे, है ना। अभी बाहर घूम रहे हैं, मंत्री जी भी आज़ाद घूम रहे हैं, बेटे जी भी बाहर घूम रहे हैं, फिर कौन है उसमें? एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन जेल में कौन है? जो लोग वहाँ उनको पीड़ितों के लिए उनकी आवाज़ उठाने के लिए जा रहे हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जा रहे हैं,
हमारी माननीय बहन जी भी ने जाने की घोषणा की थी, उनको भी वहाँ रोक लिया गया। कांग्रेस के लोगों को भी रोक लिया गया, समाजवादी के नेताओं को भी रोक लिया गया। और उनको जिनको जेल में होना चाहिए था वो तो आज़ाद घूम रहे हैं, और जो लोग आवाज़ उठाने जा रहे हैं उनको जेल में बंद किया जा रहा है। ये सीधी सीधी तालिबानी की तरह है, गुलामी लेकिन नहीं लेकिन करता 3 बीजेपी कार्यकर्ता भी इसमें मरे हैं और एक ड्राइवर के भी मरने की खबर है, जिसे बकायदा वीडियो में धमकी दी जा रही थी। है। ये हत्या के बाद घटना है, घटना ये है जो आप बता रहे हो। पहले हत्या थी, हत्या के बाद जो भीड़ में जो घटना हुई उसका ये किसानों की ओर से प्रतिक्रिया हुई थी। प्रतिक्रिया क्या घटना है, ये सीधा सीधा एक्सीडेंट है। अगर हत्या की है तो हत्या के बाद उसका एक जो है प्रतिक्रिया मान लो या घटना मान लो, ये वो है। लेकिन उस वीडियो पे आप क्या कहेंगे जो एक निहत्थे ड्राइवर के साथ किया गया? वो भी ठीक नहीं, हम उसका भी समर्थन नहीं करते, हम उसका भी समर्थन नहीं करते, कोई नहीं करेगा। लेकिन बात ये है कि ये सवाल ये नहीं पैदा होना चाहिए, सवाल ये पैदा होना चाहिए कि सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्या इस देश में किसान आवाज़ उठाना पाप है? तो फिर ये लोकतंत्र कैसे बचा? आज़ादी किस बात की? फिर तो ये गुलामी हुई ना। आरोप है मनवीर जी की जो किसान वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, वो काले झंडे या फिर आंदोलन करते उससे तकलीफ नहीं थी, लेकिन वहाँ से जा रहे काफिले पे उन्होंने लाठी डंडे और हथियारों, पत्थर होते हैं, उनसे आक्रमण किया उन्होंने। देखिए, ये जब उस किसान को जिसका बेटा सीमा पे गोली खा रहा है और बाप यहाँ धरने पे बैठा है और देश का पेट पालता है, उसको खालिस्तानी और आतंकवादी बता सकते हैं, तो ये क्या चीज़ है? आरोप लगाएंगे, ये तो कुछ भी बता सकते हैं। ये तो इसमें भी अभी बता देंगे कि ये जो है संदिग्ध थे, विदेशी ताकतें इसमें शामिल थी, इसमें भी विदेशी ताकतों को शामिल कर देंगे। ये नैरेटिव सेट करते हैं, मार्केटिंग करनी इनको आती है, मास्टर ही हैं। उस पर ध्यान नहीं देंगे कि ये क्यों हुआ। 9.5 महीने से किसान सड़क पे बैठा है, पूरी सर्दी चली गई, पूरी बरसात चली गई, अब दोबारा गर्मी चली गई, दोबारा सर्दी आने को तैयार है। जिसके लिए आप कानून बना रहे हो उनकी 700 लोगों की शहादत हो गई, उसके बाद भी सुन नहीं रहे हो, तो सवाल तो ये होना चाहिए ना। इस घटना को लेकर सरकार से क्या मांग है? सरकार तुरंत बर्खास्त करे उसको और इस्तीफा देना चाहिए हमारे लिए। अभी तो नैतिकता इन्होंने ख़त्म कर दी है। किन्हें इस्तीफा देना चाहिए? हैं? किन्हें इस्तीफा देना चाहिए? मंत्री जी को, मंत्री को तो तुरंत जेल में डालना चाहिए। इस्तीफा तो माननीय योगी जी को देना चाहिए कि मेरे रहते हुए, देखिए वो राम की बात करते हैं, राम के भक्त हैं। वो राम जो अपना खाना खाने से पहले ये सजा था, तेरे प्रदेश में कोई भूखा मर रहा है कि नहीं मर रहा है, और उसके राज्य में उसका मंत्री, और वो भी गृह राज्य मंत्री, सीधे चेतावनी देके, धमकी देके लोगों के ऊपर जीप से कुचलता है, किसान हत्या करता है, तो उनको नहीं नैतिकता बननी चाहिए कि उनको इस्तीफा देना चाहिए कि जब अगर मेरा गृह मंत्री एक किसान को कुचल सकता है तो मेरा पद पे रहने का कोई मतलब नहीं बनता, उनको देना चाहिए इस्तीफा। 9.5 महीनों में किसान आंदोलन कितना सफल रहा? 9.5 महीने में किसान इतना सफल रहा कि एक तो किसान ने ये दिखा दिया, हिंदुस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात है, कोई भी आवाज़ उठाता है। हमारे यूपी में आवाज़ उठा रहे थे, ये जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, युवा है, नौजवान है, बेरोजगार, उनकी बात नहीं सुनी गई, उन पर मुकदमे दर्ज करके जेल भेज दिया गया। शिक्षा मित्रों ने आवाज़ उठाई, शिक्षा मित्रों, महिलाओं को, हमारी बहन जियों को पीटा गया, उनको जो है दबा दिया गया। तमाम जगह आवाज़ उठती है, उनको दबा दिया जाता है। इस देश के, हिंदुस्तान के कृषि प्रधान देश में किसान ने ये दिखा दिया कि हम जब तपती धूप में धरती का सीना चीर के तुम्हारा पेट भर सकते हैं, तो हम सड़क पे आके अपनी लिए लड़ा भी सकते हैं। और पूरी दुनिया में दिखा दिया कि किसान केवल फसल ही नहीं उगा सकता, अपनी हक की आवाज़ उठा भी सकता है। और इसका प्रभाव इतना ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि सरकार देखो, लोकतंत्र में किसान के लिए बिल बना, वो भी कब? कोविड में। आप कोविड में बिल बना रहे हो, कम से कम आप उसका चर्चा कराते, राज्यसभा में, लोकसभा में चर्चा कराते, स्टैंडिंग कमेटी को जाता। अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण बिल बना, स्टैंडिंग कमेटी में गया है ना, 1.5 साल में बना, बाकायदा सबसे, यूनियन से, स्टेट सब्जेक्ट है, उससे राय लेके। किसान संगठनों से कोई राय नहीं, किसानों से कोई राय नहीं, विपक्ष से कोई राय नहीं। फिर ऐसी जल्दबाजी क्या थी? क्योंकि उनके मित्रों को ये लगा कोविड में कि सबसे बड़ा अगर धंधा बढ़िया है, तो वो ये जो खाने, फूड का जो सेक्टर, सब बंद हुए ना। आपने देखा होगा कि बस एक केवल मेडिकल
और खाने पीने की चीज़ को छोड़ के सारी चीज़ें बंद हो गई थी दो। बिल्कुल, लोग भूखे नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं होगा। तो उनको लगा ये सबसे बड़ा बिजनेस है, इस बिजनेस पे उनकी नज़र चली गई कि ये बिजनेस हमें चाहिए। अभी जो रिलायंस फ्रेश हैं वो सारे जो जो और भी थे हमारे इस विशाल मेगा मार्ट, इनको सबने रिलायंस ने खरीद लिया। उनको समझ में आ गया कल को कोई महामारी होगी सारे बिजनेस बंद हो सकते हैं। तुम्हारी गाड़ी बनाने की फैक्ट्री बंद हो सकती है, मोबाइल की फैक्ट्री बंद हो सकती है, लेकिन खाने का बंद नहीं हो सकता, वो चलेगा। तो उनको बड़ा फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनको यही बच रहा था उनसे, उस खाद्यान्न पे ही उनका कब्जा नहीं था, उसी को कब्जा देने के लिए ये बिल बनाए। मनवीर भाटी जी, एक बहुत बड़ा आरोप लगता है किसान आंदोलन पे। किसान आंदोलन पे आरोप ये लगता है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी किसान आंदोलन का इस्तेमाल अपने वोट बैंक के लिए करती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो राजनीति कैसी होनी चाहिए? आप बताइए, अगर कोई पीड़ित सड़क पे बैठा है तो विपक्ष क्या कहेगी? विपक्ष को क्या करना चाहिए? जब हमारा 450 रुपये का ये था सिलेंडर, तो बीजेपी हमारी जो अब नहीं हमारे बीच में रही, सुषमा स्वराज जी, सिलेंडर को लेके लोकसभा के सामने नाची। तो लेकिन आरोप इस तरह से नहीं लग रहा है ना। आरोप लग रहा है कि भैया ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये अपनी राजनीति सरजमी तलाशने के लिए किसान आंदोलन का इस्तेमाल कर रही है। तो सरकार करने क्यों दे रही है? बात मान ली ना किसान की। भाई सरकार किसान की बात माने और उनकी बात मान दे, इनकी ज़मीन खिसक जाएगी। सरकार मौका क्यों दे रही है विपक्षी पार्टियों को ज़मीन तलाशने की? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लोकतंत्र में सबका सम्मान होना चाहिए। विपक्षियों का भी, ये भी तो देश के हिस्सा हैं। ठीक है, आप कितनी परसेंट वोट पाए? 40% वोट आपने ली हैं, लेकिन 60% में और लोग हैं, तो वो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि विपक्ष को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। वो पहले होता था, अटल जी के टाइम पे होता था, नेहरू जी के टाइम पे, उससे पहले होता रहा है। ये अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार से आवाज़ उठाने, अपनी बात रखने का मतलब राष्ट्र विरोध बता दिया गया। भाई राष्ट्र का क्या मतलब है? सरकार से अपनी बात रखना राष्ट्र विरोध कैसे हो सकता है? सरकार से अपने मुद्दों की लिए सड़क पे आवाज़ उठाना राष्ट्र विरोध कैसे हो सकता है? ये पहली दफ़ा ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि सरकार से अपनी आवाज़ उठाना, अपने हक के लिए लड़ना राष्ट्र का विरोध करना है। क्यों भाई? जो विरोध कर रही है ये हिंदुस्तानी नहीं है क्या? और हिंदुस्तान से हिंदुस्तान की जनता प्रेम करती है, उसका फ़ायदा ये नेता उठाते हैं। जनता राष्ट्रभक्त है, नेता राष्ट्रभक्त नहीं है। जो हमारे सरकार के बैठे हैं ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो उस राष्ट्रभक्ति का भावनाओं के साथ खेल खेल रहे हैं। अब आप किसान नेता नहीं रह गए हैं, चूँकि आपने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। क्या कारण रहा है इस पार्टी को ज्वाइन करने का? देखिए, हमने माननीय बहन जी जो हमारे 2007 में मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तो हमने उस वक़्त 2000 ये 0 पॉइंट पे आई हुई थी। तो हमने उस वक़्त जाके उनको ज्ञापन दिया था कि जी 322 रुपये मीटर का मुआवजा है। उन्होंने कहा कम है, इसको बढ़ना चाहिए। तुरंत उन्होंने 3 महीने में उसको बढ़ा दिया। फिर हमारे घर एक बार हुए, उसके लिए आवाज़ें उठाई। यानी जब किसान सड़क पे आया तो किसान की बात सुनी गई और उनके लिए पॉलिसियाँ बनी। उन्होंने किसान की बात मानी। और यहाँ ये तो एक बात हुई। दूसरा, आप देखेंगे जो जिला अस्पताल हमारा गौतम बुद्ध नगर का है, ऐसा जिला अस्पताल हिंदुस्तान के अंदर दूसरा नहीं मिलेगा। आप बालक इंटर कॉलेज चले जाइए, आप बालिका इंटर कॉलेज चले जाइए, आप बादलपुर में जो लड़कियों का कॉलेज है उसमें चले जाइए। जैसे सरकारी स्कूल बहन जी ने बनाए, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ हिंदुस्तान में ऐसे दूसरे नहीं बनते, ना ही बने हैं ना बनते। जो यूनिवर्सिटी उन्होंने हमारे लिए बनाई, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, आप देखिए विदेशी यूनिवर्सिटी लगती है और है कौन? सरकारी अथॉरिटी ने बना के दी। और जो यहाँ का जो आप देखेंगे चौड़ी सड़कें, रोड, हर गांव में उस टाइम विकास था, हर गांव में सीसी रोड। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 6 करोड़ का घोषणा करके गए। माननीय बहन जी की सरकार में 6 करोड़ एक प्रधान टेंडर करा लेता था अथॉरिटी से। प्रधान की हैसियत थी 6 करोड़ की टेंडर कराने की। कयास लगाए जा रहे हैं कि आपको विधायकी का भी टिकट मिलने वाला है। पार्टी का हमारे नेता तय करेंगे। मैं तो चूँकि इसी वजह से गया कि हमसे बार बार ये पूछा गया कि आप कौन हो, तो चूँकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का सपना तो ये, मानवीर जी ये बताने के लिए पार्टी में गए कि कौन है? बिल्कुल हमने तो मांगा है टिकट, इस बात के लिए मांगा कि हम जब जाते हैं तो हम तो कहते हैं कि आप हु आर यू, कौन हो,
तो हम ये बताना चाहते हैं, क्योंकि बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने इस देश की जनता को इस देश का मालिक बनाया था। लोकतंत्र में उन्होंने इसको मालिक बनाया था, नेताओं को और अधिकारियों को सेवक बनाया था। तो हम उनके सपने को साकार करने के लिए, हम ये बताने के लिए कि हम मालिक हैं। यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी वो मालिक हैं, नेता और जो आप अधिकारी हैं ये सेवक हैं। ठीक है, आप 9.5 महीनों तक किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। अगर पार्टी आपको विधायकी का टिकट देती है, आप जीत जाते हैं, क्या करेंगे किसानों के लिए? सबसे पहले तो किसानों को जो लंबित मुद्दे हैं, सबसे पहले वो पूरे जाए उसके लिए रहें। हम विधायक, हमने तो यही माननीय बहन जी से भी कहा है और हम अपनी सभाओं में भी कहते हैं कि विधायक बनने के लिए नहीं जा रहा। मुद्दा विधायक बनना नहीं है, लेकिन अगर कोई सड़क पे बात नहीं सुन रहा है तो सदन में बात सुनी जाए, इसलिए जा रहे हैं। तो हमारे जो किसानों के लंबित मुद्दे हैं, चाहे वो प्लॉट के हैं, हमारे जो ये फ्लैट बायर्स हैं बेचारे, उनके घर उनको आज तक नहीं मिले। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि फ्लैट बायर्स जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रही है। 2.5 लाख बायर्स हैं, इनके घर के सपना भी बहन जी ने पूरा किया था। उस वक़्त 22 लाख रुपए में घर, आप नोएडा के सटे हुए जगह दिल्ली से लगे हुए पे आप 22 लाख रुपए में 3 BHK 2 BHK ले सकते थे क्या? वो सपना घर का एक आम आदमी का, जो जिसको 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, उसका एक अपना सुंदर घर हो सोसाइटी में, ये सपना पूरा करने का भी काम किया तो माननीय बहन जी ने किया था। आज की सरकार रजिस्ट्री कर रही है, 2.5 लाख लोग हैं जो चक्कर काट रहे हैं। बिल्डर और प्राधिकरण के अधिकारी मिले हुए हैं आपस में। अरे अगर बिल्डर पे पैनल बकाया है तो उसमें बायर्स की क्या गलती है भाई? आप बायर्स की रजिस्ट्री करो, उल्टा पैसा जाएगा। 2.5 लाख लोग रजिस्ट्री कराएंगे तो सरकार को कितना पैसा जाएगा? उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनके साथ अथॉरिटी की साठगांठ है बिल्डर के साथ। बिल्डर ने उसको बाध्य कर रखा है कि आप हम पे इस बात का करते रहिए, क्योंकि बिल्डर ने पैसे खा लिया। बिल्डर ने तो सारा ले लिया ना उनसे पैसा। और मज़े की बात देखिए, प्राधिकरण बिल्डर से 10 साल में पैसे लेगा और बिल्डर बायर से 3 साल में पैसे लेगा। क्यों? अरे जब आप उस पैसे आप जो पैसा जमा कर रहे हो उसका बायर्स का पैसा है ना, जब उसको आप बायर्स के पैसे को 10 साल में जमा कर रहे हो तो फिर बायर से 3 साल में क्यों ले रहे हो? उससे भी 10 साल में लो। जमा तो करोगे 10 साल में और बायर से लोगे 3 साल के अंदर अंदर। और किसानों के लिए क्या करेंगे मानवीर जी? देखिए, किसानों के जो भी मुद्दे हैं, हम चाहे हमारा 10% का, किसानों को उनके मुद्दे और उनको हक और उनका सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान भी मिलना चाहिए। मैं देखता हूँ कि जब हम छोटे छोटे से थे तो हमारी एक स्टिकर बना हुआ था, है ना, कार्टून, एक लड़की छपी होती थी, बगल में एक टाई, तो उस पर गर्ल और उस पर जेंटलमैन लिखा होता था। अच्छा। हाँ, जेंटलमैन। तो हम सोचते थे यार ये जेंटलमैन है। तो हम जब अपने ताऊ को, पिताजी को देखते थे वो अपना कुर्ता में, धोती में, इसका मतलब ये नहीं है, जबकि असल में जेंटलमैन वही है। असल में जेंटलमैन किसान है, क्योंकि वो धूप देख के टाइम बता देता है। अच्छा। हाँ। हमारे पिताजी, हम जब खेत पर जाते थे तो वो धूप देख के टाइम बताते कि भाई चल 3 बज गए। मैंने कहा आपको कैसे पता? बोले धूप बता रही है। हवा को देख के बारिश बता देते कि हवा कौन सी चल रही है तो बारिश आएगी। जो हवा को देख के बारिश का टाइम बता दे और धूप को देख के टाइम वक्त बता दे, वो जेंटलमैन नहीं है। और किसान जाता है थाने में चला जाए, चाहे वो 200 बीघे का ज़मीन का बोते हुआ, वो जो किसान जो तपती धूप में धरती का सीना चीर के सारी दुनिया का पेट पलता है, थाने चले जाओ, किसी प्रशासनिक दफ्तर में चले जाओ, तो उसको ऐसे दिखते बदबू आती है। मतलब उसको ऐसे देखा जाता है, कोई बाबू, एक अथॉरिटी का क्लर्क चोर है ना, जो रोज़ चोरी करता है, वो जा रहे सर आइए, ये गलत बात है। वो देश का अन्नदाता है, वही पेट पाल रहा है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। और कोई किसान बड़ी गाड़ी में चल जाए, बड़ी गाड़ी, हमसे भी कहते हैं अरे आप तो बड़ा मकान क्यों नहीं रहे भाई? आप क्या चाहते हैं देश में? किसान भूखा मरे, मतलब दर की, वो किसान की परिभाषा आप ये कृषि प्रधान देश में आप किसान को चाहते हैं कि उसके कपड़े फटे रहें? अगर वो गाड़ी ले रहा नहीं, ये किसान नहीं। क्यों नहीं भाई? एक जो है क्लर्क काम करने वाला है ना, जिसके पास 30 गज की ज़मीन है, वो बड़ी गाड़ी में रह सकता है, और 300 बीघा ज़मीन वाला इसी बात पे एक प्रश्न मेरा और है। राकेश टिकैत जी जो किसान नेता हैं, उनकी एक फ़ोटो बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी कि वो 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, स्विमिंग पूल के बिल्कुल पास में, और खाना वाना चल रहा है सब। इस पे क्या कहना चाहेंगे? 5 स्टार होटल में एक किसान का बेटा है, किसान क्यों नहीं जा सकता? मुझे बताओ। बिल्कुल जा सकता। किसान
लोकसभा के विधानसभा के चुनाव आएंगे, सारे नेता अंतरी संतरी मंत्री सब लग जाएंगे, किसान के लिए ये करेंगे, किसान हमारा अन्नदाता, किसान हमारा माई बाप, किसान हमारा भगवान। वही भगवान 5 स्टार होटल में बैठ जाता है तो उसको तो वो तो आपको दुश्मन लगता है। क्यों भाई? अरे जो इस देश का पेट पाल रहा है, इस देश को चला रहा है, इस देश के विकास के लिए ज़मीन दी तो किसान ने दी, इसको दुनिया को पेट भरने के लिए अन्न दिया तो किसान ने दिया, और देश को बचाने के लिए सीमा पे गोली खाने के लिए बेटा भी दिया तो किसान ने दिया। आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बहुजन समाज पार्टी किसी से गठबंधन करने जा रही है? नहीं, माननीय बहन जी ने घोषणा की है कि वो अकेले रहेंगे, और चूँकि हमारी पार्टी का मैं भी ज्वाइन हुआ हूँ, जी जी। एक उनका प्रोटोकॉल है, हालांकि वो मीडिया में हम लोगों को ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं है। हमारी नेता जो करती है हम उनको मानते हैं, और चूँकि आप किसान के बात कर रहे हो, सबकी बात कर रहे हो, तो उन्होंने साफ कर दिया वो किसी से गठबंधन नहीं करने जा रही, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। और भाजपा अकेले लड़ेगी प्रदेश में चुनाव? बिल्कुल, उन्होंने यही हमारे नेता ने तय किया है, और बाकी आगे तो जो उनका निर्णय होगा वो उनका हमारे नेता तय करेंगे। अभी तक जो हमें पता चला वो यही है कि उन्होंने अकेले का मन बनाया, उसके बाद उनका जो निर्णय होगा हम तो हमारा नेता तय करेंगे। क्या लग रहा है 403 में से कितनी सीटें? बहुमत आएगी। देखिए, इस 10 साल में दोनों सरकारें देखी हैं। पिछली बार समाजवादी की सरकार थी, उसमें समाजवादी के कार्यकर्ता और नेता कुर्ता से बाहर। लेकिन बीजेपी तो कह रही है 300 के पार। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भी कहा था 200 पार, 100 नहीं पकड़ पाए ना। तो बीजेपी तो कहेगी, बीजेपी तो बिल्कुल कहेगी, और वो उसको मास्टरी हासिल है। तो बसपा कितने पार? बहुमत आएगा, हम आंकड़ा तो नहीं बता सकते। सरकार हमारी माननीय बहन जी के नेतृत्व में बनेगी, माननीय बहन जी की बनेगी, और फिर से इस प्रदेश का विकास होगा, और अधिकारी भी अपनी वर्दी में रहेंगे, वो भी वर्दी से बाहर नहीं आएंगे, और नेता भी अपने कुर्ता में रहेंगे, वो भी कुर्ता से बाहर नहीं आएंगे। ये सर क्या जो आपने इशारा किया वर्दी से बाहर आ गए हैं, अभी आप आरोप लगा रहे हैं वर्दी से बाहर आ गए हैं, कुर्ता से बाहर आ गए हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, इस सरकार में अफसरशाही चल रही है, कोई बोलता है तो उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरह से पुलिसिया राज चल रहा है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो पूरी तरह से एकदम पुलिसिया राज है। पुलिसिया राज जब चलेगा, लोग डर उनमें जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उनमें कम, लोगों में ज़्यादा बन गया है कि अगर आवाज़ उठाएंगे तो आपको एक मुकदमे दर्ज कर देंगे। डॉक्टर कफील ने क्या किया था? डॉक्टर कफील ने वहाँ 60 लोगों की जो ऑक्सीजन की कमी से मर गए, उनकी आवाज़ उठाई, उसको जेल में डाल दिया। कितने आपके भाई पत्रकार हैं, कितने उन्होंने आवाज़ उठाई, उनको जेल में डाल दिया था। तो हो क्या रहा? पुलिसिया राज चल रहा है, पूरा तानाशाही चल रही है। तो इस सरकार में पूरा अफसरशाही, और पिछली सरकार में नेता जो है सिर पर चढ़ते थे। बसपा क्या करेगी आने के बाद? बसपा इस पूरे प्रदेश में विकास और पूरी तरह से सबको सम्मान की राजनीति करेगी, समता मूलक। गरीब, देखिए ये अस्पताल बनाए बड़े, जब आम आदमी जब उसका बच्चा बड़ा होता है तो उसको चिंता हो जाती है कि मैं, उसको चिंता किस बात की होती है कि मैं, जब देखते हैं कि मैं इस अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, मैं क्या करूँगा अपने बच्चे को, तो उनके लिए बड़ा अच्छा अस्पताल बना, वो स्कूल बनवाए। और जो एक आम आदमी है बेचारा, सामान्य परिवार है, उसको जब ये लगता है मेरे घर में कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए तो मैं अगर सरकारी अस्पताल में लेगा तो नहीं बच पाएगा, उसके लिए बड़ी 22 मंजिली अस्पताल बनाए। आप देखो, जेम्स नहीं होता, जिला अस्पताल नहीं होता, ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा तो कोविड में क्या हालत होती। माननीय बहन जी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए, माननीय बहन जी ने 22 मंजिला जिला अस्पताल बनाया, माननीय बहन जी ने ये जेम्स अस्पताल जो माननीय काशीराम जी। लेकिन कोरोना में तो मानवीर जी ये जो जेम्स अस्पताल थे वो भी उसकी भी कमी पड़ गई। मैं कह रहा हूँ ना, कमी पड़ गई ना। ये उन्होंने 2008 में बनाए थे, अगर अब तक होती तो कितने बनते। उन्होंने एक में बड़े बड़े 3 अस्पताल बनाए, ऑक्सीजन प्लांट बनाए, उसके बाद इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी। जो उन्होंने बनाए उसी में चला जो कुछ भी है। ये अगर मौजूदा सरकार एक यूनिवर्सिटी बता दे, यूनिवर्सिटी छोड़ो, कोई कॉलेज बता दे, कॉलेज छोड़ो एक स्कूल का नाम बता दे, कोई बड़ी अस्पताल बता दे, अस्पताल छोड़ो कोई छोटी मोटी डिस्पेंसरी बता दे बनाया हो, कुछ भी तो नहीं। हमारे यहाँ एक गांव में नई ईंट नहीं लगी है, बस एक प्रोपेगेंडा है। मानवीर जी को पूरा भरोसा है बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुमत में सरकार बना रही है? बिल्कुल पूरा भरोसा है, क्योंकि इस प्रदेश की जनता के हित में माननीय बहन जी से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं हो सकता। वो जितना इस प्रदेश की जनता की चिंता करती हैं इतना कोई और नहीं कर सकता।
ठीक है, हमारे साथ खास बातचीत में थे मनवीर भाटी जी। मैं आपको मनवीर भाटी जी के बारे में बताऊं तो 2014 में भी मनवीर भाटी जी अन्ना हज़ारे आंदोलन से जुड़े थे। उसके बाद लगातार 9.5 महीनों तक मनवीर भाटी जी किसान आंदोलन से जुड़े रहे, किसानों के लिए आवाज़ उठाया और अभी कुछ दिनों पहले मनवीर भाटी जी ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। मनवीर भाटी जी, हमारे इस बातचीत में, इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।